हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो गाइस, हम लोग साइंस का सीरीज़ देख रहे थे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से। तो आइए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला प्रश्न है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? सामान्य रहता है, शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? तो गाइस, जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ वो वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। आइए ब्लड ग्रुप पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वाग्राही होता है। कहने का अर्थात ये हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सभी से ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वाग्राही होता है। दूसरा है ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। कहने का अर्थात कि वो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ए ब्लड ग्रुप ए और ओ से रक्त ले सकता है तथा ए और ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। कहने का अर्थ कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है वो ए और ओ से ले सकता है, मतलब ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप वो वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है तथा ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ब्लड ग्रुप वो सिर्फ वो से ही ले सकता है, लेकिन अगर देने की बात की, जैसे कि हमने बताया कि ब्लड ग्रुप जो वो होता है वो सर्वदाता होता है, वो सभी को दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, वो सभी को दे सकता है। ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो लुई पास्चर ने खोज किया था रैबिज रोधी टीका का। किसका? रैबिज रोधी टीका का। अब देखते हैं पोलियो टीका। तो जो पोलियो टीका है, ठीक है, इसका खोज किया था जोनास सॉल्क ने। कितना किया था? 1952 ईस्वी में जोनास सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो टीका का खोज किया था। उसके बाद इंसुलिन का खोज किया था टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा में एक विश्वविद्यालय है टोरंटो विश्वविद्यालय, वहाँ के जो शोधकर्ता थे फ्रेडरिक बैंटिंग ने खोज किया था किसका? इंसुलिन का। और ये कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था, 1921 में किया था। ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? कहने का मतलब नॉन कॉम्पनसेटिंग गैस, इनमें से कौन सा नॉन कॉम्पनसेटिंग गैस है? तो चौथा का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन कॉम्पनसेटिंग गैस है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? अम्लीय जो वर्षा होती है तो कौन सी रीजन की वजह से होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टी, SO2 और NO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? जो मानव की आंख होती है उसकी जो अधिकतम सुग्राहिता होती है वो किस क्षेत्र में होती है? तो इसका जो सही उत्तर है हरा क्षेत्र, इसमें मानव की जो अधिकतम सुग्राहिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों के गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो त्वचा पर काटते हैं उसके 3 जोड़ी टांग होते हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रंग का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास्य जो गैस होता है, लाफिंग गैस होता है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला है N2, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लघु उत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका लघु उत्तर तरंग दैर्ध्य जो प्रकीर्णन होते हैं उसके कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग
किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग है जो किससे प्रभावित करता है? इसका सही हो जाएगा यकृत। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? ठीक है, तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा एमिलेस। एमिलेस जो है, एमिलेस के कारण ही प्रोटीन जो है पचता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, मतलब एक प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष की यूनिट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और निकेल ऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही कांच में नीला रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लोहा निकाला जाता है इनमें से निम्न में से किससे लोहा निकाला जाता है? ठीक है, हिंगुल से, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण, मतलब भूकंप का जो मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं किससे कर सकते हैं? तो वो होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है। वायु में जब पॉल्यूशन फैलता है तो उसका जो सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं। तो इसका जो सही मतलब सर्वाधिक जो उत्तरदायी होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो प्रक्रिया कहलाता है खमीरीकरण। क्या कहलाता है? खमीरीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं कि किस पर निर्भर करता है, सबको याद रहता है वो किस पर निर्भर करता है मार के चले जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इस पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य में ऐसे कितने दांत हैं जो पुनः स्थापित होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 12, 20, 32, 16। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा 20। 20 दांत ऐसे होते हैं जो पुनः स्थापित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा है? इनमें से जो हजामत का शीशा है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, प्लेन, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन हो जाएगा? इसको जो सही उत्तर हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जुकाम का कारण क्या है? जुकाम मतलब जो हम लोग को सर्दी जुकाम होता है वो कैसे होता है, किस वजह से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है विषाणु, वायरस की वजह से होता है। किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है? टेटनस रोग होता है, हैजा होता है, टाइफाइड, टीवी को ही क्षय रोग भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सब जो रोग है बैक्टीरिया से होता है। अगर आगे बात करें तो एक डिप्थीरिया, प्ले, गाली खांसी, निमोनिया, ये सब जो रोग हैं ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये सब याद रखने की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को, जब हड्डी टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद लेड का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिंक ऑक्साइड। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु खालिस्तान के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में
परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका खाली स्थान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण। इसका हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? पादप में से ऐसा कौन सा उत्तक है जिसको हम लोग वृद्धि उत्तक भी बुला सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल स्थायी उत्तक को, केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को, स्थायी उत्तक तथा मेरिस्टेमेटिक उत्तक को, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को ही वृद्धि उत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के संवेदी ग्राही खालिस्तान का पता लगाते हैं। जो मानव के संवेदी ग्राही हैं वो किस चीज़ का पता लगाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंध। मानव के जो संवेदी ग्राही हैं वो गंध का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या हमेशा खाली स्थान के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु की संख्या होती है हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वृक्क का एक जोड़ा, मूत्रवाहिनी का एक जोड़ा, उदर, मूत्राशय। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा उदर। इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है मानव के उत्सर्जन तंत्र में। अगला प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कौन सा? धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो इनमें से कोई भी चार्ज उसमें पाया नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।